नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान और शोध की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम बात किए हैं कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च क्यों किया जाता है, पर्पस क्या होता है उसका, रिसर्च कब किया जाता है और कौन कर सकता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात किए थे कैसे किया जाता है। तो एक शॉर्ट में आधे घंटे का एक वीडियो बनाया था इससे पहले, वो डीके वर्चुअल कैंपस के प्लेलिस्ट रिसर्च एप्टीट्यूड्स में आप जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। उसके बाद की ये वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान की जो शोध की जो विशेषताएं होती है वो क्या क्या होती है, क्या उम्मीद किया जाता है एक रिसर्चर से कि वो क्या क्या करे, क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं और उसे क्या करना चाहिए। तो एक रिसर्च की प्रकृति कैसी होती है, इसी पर हम बात करेंगे। तो बहुत व्यवहारिक बात करेंगे, बहुत सामान्य बात करेंगे, आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे, क्लियर एंड ल्यूसिड लैंग्वेज में बात करेंगे और हम पॉइंट में बात करेंगे। हम 10 पॉइंट तैयार किए हैं, वो 10 पॉइंट में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसकी विशेषता क्या होती है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजीसी नेट एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में जो रिसर्च का क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स पर पूछता है। जनरली हर बार एक क्वेश्चन शोध क्या है, अनुसंधान क्या है और तो उसकी विशेषता क्या क्या होती है, उससे एक क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम एक एक पॉइंट पर बात करते हैं कि अनुसंधान के। तो देखिए 10 पॉइंट हमने बनाया है, हिंदी इंग्लिश हम दोनों में बात करेंगे। रिसर्च ऐसा होता है कि जो कुछ नए ज्ञान की वृद्धि करता है, यानी नए ज्ञान की खोज करता है। तो इसको लिखते हैं टू डेवलप न्यू नॉलेज या टू ऐड न्यू नॉलेज विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो ज्ञान पहले से उपलब्ध है उसी में आप अगर कुछ नया जोड़ रहे हैं, कुछ नया डेवलप कर रहे हैं, तो ये रिसर्च की एक विशेषता है कि रिसर्च इसीलिए किया जाता है कि कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति, यानी रिसर्च उसी को हम ये एक अपेक्षा की जाती है कि एक रिसर्चर कुछ नया ज्ञान दे, नए ज्ञान की वृद्धि करे। दूसरा अगर करें तो नए सिद्धांत की, नए प्रिंसिपल की खोज करता है जो जनरल हो, कॉमन टू ऑल हो। तो उसके लिए कह सकते हैं टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल रूल्स, यानी कि एक जनरल प्रिंसिपल, न्यू जनरल, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो, ऐसा एक प्रिंसिपल डेवलप करें जो सबके लिए हो, जनरल प्रिंसिपल हो, जनरल रूल्स हो। तो ध्यान रखिए, एक रिसर्चर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जो सिद्धांत दे वो सामान्य जन के लिए हो, सबके लिए मान्य हो। ऐसा नहीं कि वो उसका पर्सनल व्यू हो। पर्सनल व्यू रिसर्च नहीं होता है। पर्सनल व्यू जो है वो उसकी अवधारणा हो सकती है, लेकिन ये अनुसंधान जो हम करते हैं वो नहीं हो सकता है। तो ये दूसरा हो गया कि टू डेवलप न्यू एंड जनरल प्रिंसिपल। तीसरा अगर करें हम टू द प्रोसेस शुड बी, तीसरे में देखते हैं द प्रोसेस शुड बी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक। जो अनुसंधान की जो विधि होती है जो वो साइंटिफिक होती है और सिस्टमेटिक होती है। साइंटिफिक और सिस्टमेटिक से मतलब ये है कि जो व्यवस्थित हो, लॉजिकल हो, एक्सेप्टेबल हो, सीढ़ी दर सीढ़ी हो, ये होता है। जो व्यवहारिक हो, जो विशिष्ट हो, ये होता है साइंटिफिक का मतलब। तो जो प्रोसेस होना चाहिए रिसर्च का वह एक साइंटिफिक वे में होना चाहिए। ऐसी उम्मीद की जाती है कि कोई भी रिसर्च जो हो वो साइंटिफिक वे में किया गया हो, सिस्टमेटिक वे में किया गया हो और उसकी एक प्रक्रिया होती है।
तो एक विशेषता रिसर्च की ये भी हो गई। इसको मिटाते हैं चौथा के लिए। जो चौथी विशेषता है रिसर्च की वो होती है क्रेडिबल डेटा, यानी जो डेटा हो वो क्रेडिबल हो, विश्वसनीय आंकड़ों का प्रयोग। यानी कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए, आप जो डेटा यूज किए हैं, जो आंकड़ा प्रयोग में लाए हैं आप, वो विश्वसनीय हो। वो ऐसा ना हो कि वो भी हाइपोथेटिक हो, अपने मन से कोई डेटा आप नहीं, आप चुन लीजिए। जो आंकड़ा उपलब्ध है उन्हीं आंकड़ों, और जो क्रेडिबल है, जो विश्वसनीय है, आप उन्हीं का प्रयोग करके अपनी हाइपोथेसिस को आप सिद्ध करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपको आपकी हाइपोथेसिस, आपकी परिकल्पना कुछ और कह रही है और आप डेटा जो लिए हैं उससे वो मैच नहीं किया गया। तो आप अगर चौथा पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो टू डेवलप, टू यूज बिलीवेबल या क्रेडिबल डेटा, यानी कि जो डेटा यूज करेंगे आप वो क्रेडिबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए। तो ये हो गया चौथा। पांचवा क्या मैं लिखा हूं कि आपका जो रिसर्च होगा वो लॉजिकल होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपके खुद के धारणा से रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च सामान्य के लिए, जनों के लिए होता है। तो आपका जो व्यू होना चाहिए वो पर्सनल व्यू नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं उसमें होना चाहिए। वो एक लॉजिकल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव, तो रिसर्च का जो नेचर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक। छठा, जो अगर हम छठे की बात करें उसको एक लाइन में मैंने लिखा है, टू प्रूव हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट डेटा। यानी कि वो हाइपोथेसिस को प्रूफ करें, ऐसा हो जो हाइपोथेसिस को प्रूफ करे। तो टू प्रूव्स हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस को, यानी जो परिकल्पना आप बनाए हैं, आपकी डेटा जो हो उसको प्रूफ करे। ऐसा नहीं है कि आपने हाइपोथेसिस तो कुछ बनाया, आपने परिकल्पना तो कुछ की, लेकिन आप जो डेटा ला रहे हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये रिसर्च की विशेषता है। रिसर्च की क्या विशेषता है कि रिसर्चर से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो जो भी हाइपोथेसिस डेवलप किया है वो अपने डेटा से उसको प्रूफ कर दे। तो उसके बाद 7वें नंबर पे हम बात करते हैं अवॉइड पर्सनल व्यू बिलीफ आइडिया। 7वें नंबर पे कह रहा है अवॉइड पर्सनल व्यू आइडिया। यानी कि आप अपने व्यक्तिगत विचारों को, व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत धारणाओं को आप रिसर्च में नहीं लाते हैं। जैसा आप देखे हैं, जैसा आप ऑब्जर्व किए हैं, आप वही बात रिसर्च में आप नोट लिखते हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अपनी जो व्यक्तिगत मान्यताएं हैं उससे रिसर्च नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो रिसर्च नहीं होगा, फिर वो अवधारणा की अवधारणा ही रह जाएगी। आप तो देखिए, कोई भी विचार आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। और अगर आप कोई विचार का समर्थक है, कोई विचारधारा की समर्थक है, तो उसके लिए कुछ लॉजिक होना चाहिए आपके पास, कुछ रीजन होना चाहिए। और अगर उसी को आप सही कहना चाहते हैं कि वही विचारधारा अच्छी है, तो उसके पक्ष में आंकड़े प्रस्तुत करें, उसके पक्ष में आप तर्क दीजिए कि क्यों अच्छी है। केवल आपकी मान्यता है, केवल आपकी आस्था है, तो ये आस्था पर रिसर्च नहीं होता है, ये आस्था पर शोध नहीं होता है, शोध आंकड़ों पर होता है। तो रिसर्च में ऐसा टू अवॉइड,
यानी कि इसको अवॉइड करिए, पर्सनल व्यू और आइडियाज को रिसर्च में अवॉइड किया जाता है। आठवां है डेटा शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। डेटा शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। डेटा शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो डेटा आप अपने शोध में दिखाएंगे, तो वो रिजल्ट देने लायक हो। यानी कि ऐसी आंकड़े का चयन करेंगे जिससे कि आपको अपनी बात को प्रूफ करने का उसमें कैपेसिटी हो। और डेटा मतलब क्या, आप जो भी सूचनाएं देते हैं, प्रूफ, जो भी आप रिसर्च जैसे कोई कर रहे हैं, जैसे कोई सामाजिक विज्ञान में रिसर्च कर रहे हैं, तो कोई भी अपनी बात कहने के लिए जो आप पक्ष में जो सूचनाएं देते हैं वो डेटा हो गया। तो चर कोई भी जो बदलता है, जो सूचना के रूप में एकत्रित हो, कुछ भी होता है वो डेटा के रूप में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजल्ट आना चाहिए, उससे कोई परिणाम आना चाहिए। तो 8वां हो गया। 9th में है धैर्य की आवश्यकता होती है। तो ये तो रिसर्च के कौन कर सकता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो 9th में मान लीजिए कि धैर्य का डिमांड करता है, तो नीड पेशेंस, नीड जो है पेशेंस है, तो इसको छोड़ देता हूँ, मतलब आप 9th नंबर पर यूज कर सकते हैं। अब 10वें नंबर पर जो है कंक्लूजन ऑफ एवरी रिसर्च शुड बी जनरल एंड फॉर कॉमन पीपल। यानी किसी भी रिसर्च का जो निष्कर्ष होता है वह सामान्य जनों के लिए होता है, जनरल पीपल के लिए होता है, कॉमन पीपल के लिए होता है। तो ये 10 जो चीज़ें हैं, 10 पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। पहला है कि टू डेवलप न्यू नॉलेज, टू ऐड न्यू नॉलेज विथ एग्जिस्टिंग नॉलेज। दूसरा है टू डेवलप जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल। तीसरा है प्रोसेस शुड बी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक एंड प्री प्लान्ड ऑल्सो। आप हैपहैजर्डली रिसर्च नहीं करते हैं, प्री प्लान्ड होना चाहिए। आप रिसर्च जब कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक रोड मैप होना चाहिए, एक डिज़ाइन होना चाहिए कि आप किस दिशा में आप रिसर्च कर रहे हैं, कैसे, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट है, द प्रोसेस शुड बी साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड प्री प्लान्ड। चौथा है टू यूज क्रेडिबल डेटा, क्रेडिबल एंड बिलीवेबल डेटा। जो आप आंकड़ा यूज करेंगे, जो प्रदत्त यूज करेंगे आप, वो क्रेडिबल हो और जो विश्वसनीय हो, बिलीव किया जा सके। पांचवा है लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव हो। ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि लॉजिकल हो, रीजनेबल हो एंड ऑब्जेक्टिव हो। छठा है टू प्रूव हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आप जो आंकड़े, आप जो हाइपोथेसिस, आप जो परिकल्पना तैयार किए हैं, उसको प्रूफ करने के लिए जो डेटा है वह उसके रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर हाइपोथेसिस, मान लीजिए, एक मिनट, आप कोई हाइपोथेसिस तैयार कर लिए कि गांव में, आप एक ने हाइपोथेसिस तैयार कर लिए कि, चलिए, आप हाइपोथेसिस ये तैयार कर लिए कि मेल और फीमेल में, फीमेल जो होती हैं, लड़कियां जो होती है, उनका लैंग्वेज पर कमांड ज़्यादा होता है इन द कंपेरिजन ऑफ बॉय, मेल स्टूडेंट। अगर आप एक ऐसे ही एक मानते हैं, एक हाइपोथेटिकल, हम एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं अपने रिसर्च में कि लड़कियों को नॉलेज एक्वायर, लैंग्वेज एक्वायर करने की कैपेसिटी जो है वो लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कों के अपेक्षा। मान लीजिए कि एक हाइपोथेसिस है, तो अब आप जो डेटा लाएंगे, इसके लिए प्रूफ करने के लिए कुछ जो आप मटेरियल लाएंगे, वह इस बात को प्रूफ करने में सक्षम होना चाहिए कि आप जो बनाए हैं। नहीं तो आप अगर ये हाइपोथेसिस बना लिए और इसके पक्ष में कोई सूचना नहीं दिए, इस पक्ष में रिजल्ट नहीं दिखाए, आप कितने लड़कियों का सैंपल लिए हैं, कितने लड़कों का सैंपल लिए हैं, दोनों को मैच कराए हैं, तो कैसे आपने किया, इसके लिए बिलीवेबल सोर्स आपके पास, क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए। उसके बाद 7वां है कि टू अवॉइड द पर्सनल व्यू, बिलीफ एंड आइडियाज़। व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत धारणाएं रिसर्च में नहीं काम आती है।
अगर आप रिसर्च में व्यक्तिगत धारणा यूज करते हैं तो रिसर्च आपका वो ठीक नहीं होगा, फिर वो रिसर्च नहीं होगा, फिर वो आपकी व्यक्तिगत धारणा ही रह जाएगी। इसलिए एक रिसर्चर से ये उम्मीद की जाती है कि एक अपने रिसर्च में, अपने शोध में वह व्यक्तिगत मान्यताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दे। वह किस बात को महत्व दे? तो जो डेटा पर बेस्ड हो, जो समाज में उसने ऑब्जर्व किया है। और झूठ नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि आपने समाज में कुछ और देखा लेकिन आप प्रूफ कुछ और करना चाहते हैं, तो आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए ये लव जिहाद का भी कंसेप्ट चल रहा है, लव जिहाद। तो ये लव जिहाद जो है, आप अगर इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप बायस्ड होकर के, यानी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए और उसी को ध्यान में रखते हुए आप केवल, और आपको डेटा कैसा भी मिले लेकिन आप उन सबको इग्नोर करके और जो आप कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं, तो फिर रिसर्च कहाँ हुआ? आप तो अपनी मान्यताएं ही अपनी अपनी ही धारणा रखे हैं रिसर्च में। तो अगर आप इसी पर करना चाहते हैं, लव जिहाद पर करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर आपके पास जो आंकड़े उपलब्ध आए हैं, मान लीजिए कि आपने 1000 केसेज का एनालिसिस किया, लव जिहाद के 1000 या 100, 150, 500 जो भी केसेस का एनालिसिस किया, और जो उसमें आपको मिला कि 1000 केस आए, रजिस्टर्ड हुए, इन 1000 केसेस में कितना परसेंट सच मामला था, कितना परसेंट झूठ था, अच्छा मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए कि अगर लव जिहाद में ही अगर दोनों परिवार राजी है, अगर बिना धर्म बदले ही शादी हो रही है, तो किसको लव जिहाद कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे? किस घटना को हम, जो लोग जिसको गलत मानते हैं, जिससे समाज में हानि हो रही है समाज की, जिसमें खतरा है एक धर्म विशेष पर, तो कई संभावनाएं हैं। आप जब अपने रिसर्च में इसको चुनेंगे अगर इस विषय को, तो इन सभी संभावनाओं पर ध्यान रखते हुए और जो वहाँ पर रिजल्ट में आया, प्रॉपर तह तक गहराई तक केस के गए और उस केस से जो आप निकाले वह बात ही आप लिखेंगे, ना कि आपको मिला कुछ और आप लिख दिए कुछ और। केवल एक अगर मान लीजिए आप किस समुदाय से हैं और आप मानते हैं कि लव जिहाद खराब है, लव जिहाद एक वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, तो आपके मन में बैठ ही गया है कि जो भी, जैसे हिंदू और मुस्लिम लड़का लड़की शादी करता है, इंटर रिलीजन, जो आउट ऑफ रिलीजन जो शादी करते हैं, वो आप मान लिए कि वो लव जिहाद है, मान के चल रहे हैं आप, तो फिर आप रिसर्च में नहीं करेंगे आप। तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि वो धारणा, अपनी धारणा को प्रूफ करने के लिए डेटा को आप तोड़ मरोड़ करके यूज कर रहे हैं। खैर जो भी हो, तो इस बात से मैं कहने का, ये समझाने का प्रयास किया कि आपके व्यक्तिगत धारणाएं, आपके व्यक्तिगत विचार रिसर्च में नहीं आना चाहिए। और उसके बाद डेटा शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी ऐसे डेटा, ऐसे प्रदत्त का संकलन करेंगे आप, ऐसे डेटा का चयन करेंगे आप कि वो रिजल्ट दे सके। बिना किसी मुकाम पर कोई चीज़ नहीं पहुंचा, किसी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो हमारे रिसर्च का हिस्सा नहीं होगा। अब मान लीजिए डेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आप डेटा का मतलब ये समझिएगा कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपनी रिसर्च आप जो कुछ भी लाते हैं, जैसे लव जिहाद केस में अगर केस आप उठा रहे हैं जो रजिस्टर्ड केस है, तो वही डेटा हो गया आपके। जैसे अगर कोई सर्वे कर रहे हैं तो व्यक्ति का जो व्यू है, पर्सन है, वही डेटा हो गया आपका। तो डेटा कहने का अर्थ ये है कि वैसी सूचनाएं, वैसा केस, वैसा इवेंट जिसका प्रयोग आप अपने रिसर्च में कर रहे हैं, तो ये हो गया डेटा। किसी भी रूप में हो सकता है, न्यूमेरिकल रूप में हो सकता है, माने क्वांटिटिव फॉर्म में हो सकता है, क्वालिटिव फॉर्म में हो सकता है, लोगों का मत हो सकता है। तो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। आज पर्सन पे कर रहे हैं तो पर्सन ही आपका डेटा हो गया, आप जेंडर पर कर रहे हैं तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जितने भी एलजीबीटी जो भी है, सब आपके लिए डेटा हो गया। तो वो डेटा कैसा होना चाहिए? रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और धैर्य, पेशेंस, जल्दीबाजी में नहीं, हड़बड़ी में किया गया नहीं होना चाहिए, बारीकियों से समझा जाना चाहिए। देखिए, अनुसंधान जो है, शोध जो है और रिसर्च है, ये डिमांड करता है कि गहन अध्ययन, किसी सूचनाओं का गहन अध्ययन, एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एक एक बिंदु पर जाकर आप तह तक जाकर ऑब्जर्व करते हैं, वही रिसर्च होता है।
तो अनुसंधान में क्या किया जाता है, अनुसंधान में, रिसर्च में गहन अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पुलिस कोई अनुसंधान कर रही है, चलिए केस मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उसको गोली मार दिया, कोई देखा नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अब पुलिस पता लगाएगी, कैसे? साक्ष्यों के आधार पर पता लगाएगी, तो सूचनाएं एकत्रित करेगी। तो वो जो सूचनाएं एकत्रित करेगी उसके लिए वही डेटा हो गया, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है, किसी का कोई गवाही दे रहा है, कोई प्रूफ दे रहा है, वो भी हो सकता है। तो तह तक जा करके ये ढूंढने की कोशिश करना कि इस व्यक्ति का मर्डर किसने किया है, इस व्यक्ति के मर्डर के पीछे क्या क्या कारण है, वहीं उसका रिजल्ट होगा। तो वैसी सूचनाएं उस केस में काम आएंगी जो उस रिजल्ट को फुलफिल करने के लायक हो। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हम अगर मान लीजिए कोई बनारस की बात करते हैं, चलिए बनारस में कोई घटना, क्राइम हुआ, बनारस में कोई क्राइम हुआ। अब हम इस घटना का जो पता लगा रहे हैं, जो साक्ष्य जुटा रहे हैं, उस जाहिर सी बात है कि उसका कनेक्शन बनारस से होगा, इस बात की ज़्यादा संभावना है। लेकिन हम डेटा कहाँ से लेंगे? बनारस से ही लेंगे। हम पता लगाएंगे कि इससे संबंधित आंकड़े कौन कौन से हैं, संबंधित साक्ष्य क्या क्या है। अब असंबंधित साक्ष्य को कलेक्ट करके हम क्या करेंगे? इस केस में तो इस केस को सॉल्व करने के लिए कुछ आएगा नहीं। तो बस इस बात से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे वह उस केस के, वह उस काम के, वह जो आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे उसको प्रूफ करने के लायक होना चाहिए। और जो 10वां है कि जो भी आप कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन देंगे, सामान्यीकरण जो करेंगे, वह जनरल कॉमन पीपल के लिए होना चाहिए, सबके लिए, यानी कहने का मतलब कि सबके लिए होना चाहिए, वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। वर्ग का मतलब, चलिए वर्ग का भी हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, वह सामान्य जनों के लिए होना चाहिए, सबके लिए ही होना चाहिए। अब जैसे अब कोरोना का टीका का खोज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, खोज हो रहा है। तो क्या आप कोरोना का जो टीका जो बनाएगा, क्या वो किसी एक व्यक्ति के लिए बनेगा? बिल्कुल नहीं। वो रिजल्ट वो कैसा आना चाहिए, उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो कॉमन पीपल के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा तो कोई कोरोना का टीका बनेगा नहीं कि आप जो बनारस में रहते हैं उनके लिए, चाहे इस घर के इस व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर ये टीका बन रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। होगा क्या? जनरल के लिए बनाया जाएगा, सामान्य के लिए बनाया जाएगा। तो रिजल्ट जो होता है किसी रिसर्च का, किसी अनुसंधान का, वो कॉमन पीपल के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये 10 पॉइंट जो है एक शोध की, अनुसंधान की, रिसर्च की विशेषता होती है। ये उम्मीद की जाती है एक रिसर्चर से कि ये करे। तो इस वीडियो में इतना ही तक। आज मैं आपको बताया कि शोध की, अनुसंधान की, रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से आप एक सवाल ज़रूर ही सॉल्व कर दीजिएगा जो रिसर्च एप्टीट्यूड में, यूजीसी नेट में या सेट में, जेआरएफ में पूछता है। और बाकी अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहेंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही, धन्यवाद।